नमस्कार फ्रेंड्स। तो आपका अगली अगली वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो हमने लास्ट वीडियो में अपना पोर्टफोलियो बनाया था, अगर उसे देखें तो हमने लास्ट वीडियो में कुछ इतने स्टॉक्स इंक्लूड कर लिए थे: जीएमडीसी, जीएमवीएनडी, मारुति, थायरोकेयर, टीवीएस मोटर्स, अनंत राठी एंड एचबीएल इंजीनियरिंग। तो हमने ये कुछ स्टॉक्स एंटर किए थे और हमने अराउंड 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे। तो उस टाइम पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी पूरी नहीं मिल रही थी पूरा पैसा डिप्लॉय करने की। और हम पुल बैक की भी वेट कर रहे थे, क्योंकि जो ये येलो मार्क्ड स्टॉक्स हैं, ये हमने सोचा था कि इनमें हम सेकंड एंट्री भी करेंगे। इसलिए इस शीट में हमने इनको येलो मार्क करा था। तो ये हमने लास्ट वीडियो में जो स्टॉक्स ऐड करे थे वो अराउंड 7 अक्टूबर को ऐड करे थे। तो मैंने क्या करा है दोस्तों, कि मैं पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे कुछ व्यूअर्स से मुझे फीडबैक मिला कि स्ट्रेटजी में एग्जैक्ट एंट्री और एग्जैक्ट बाइंग पॉइंट थोड़े से क्लैरिटी नहीं है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी को मैं दोबारा से एक समराइज वे में आपको ब्रीफ कर दूं। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि जो हमारी ये पोजीशन है, ये 3 महीने से 6 महीने तक हम होल्ड करेंगे। एवरेज एक पोजीशन को 3 से 6 मंथ हम होल्ड करेंगे। और इस तरह की पोजीशन जनरली इस तरह की पोजीशन में हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई वीकली चार्ट्स पे करते हैं, और उनकी एंट्री लेने के लिए हम डेली चार्ट्स का यूज करते हैं। पर और पोजीशनल ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट दोस्तों ये है कि आपको एटलीस्ट वीक में एक बार स्क्रीन के आगे आना पड़ेगा। आपके सारे स्टॉक्स के ट्रेंड आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। इसके अलावा भी हम और भी ऑप्शंस हैं। तो एक ऑप्शन है कि ट्रेंड ट्रेडिंग करें हम, जैसे इन्वेस्टर ट्रेड करता है। उसके लिए भी करें हम, ट्रेंड को एक्सेस करें मंथली चार्ट पर, और वीकली चार्ट पर उसकी एंट्री को और देखें। तो इस तरह की जो ट्रेडिंग करता है ना, उसके एक बार अगर पोर्टफोलियो पूरा बन गया, तो उसको 2 से 3 महीने में हार्डली एक बार स्क्रीन पर आने की जरूरत है। तो टाइम के अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टर अपने ट्रेडिंग स्टाइल को भी इस तरह से डिफाइन कर सकता है। और अगर कोई कहे कि नहीं, मैं तो रोज ही स्क्रीन के आगे आ सकता हूँ और मुझे थोड़े से रिजल्ट फास्ट चाहिए, मैं ट्रेंड में एंट्री भी जल्दी करूँ और एग्जिट भी जल्दी करूँ, ताकि बेसिकली क्या होता है ना, जो जो एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं वो असली पैसा चर्निंग से कमाते हैं। कि एक पोजीशन ली, क्योंकि एक स्टॉक जैसे बढ़ा, वो अगर 3-4 दिन लगातार बढ़ गया, तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा दम निकल जाता है। वो उसकी नेक्स्ट रैली होते होते मे बी वो एक आध हफ्ते के बाद फिर अगली रैली पकड़े। तो कई ट्रेडर्स का ये व्यू होता है कि वो स्विंग ट्रेडिंग करें, जिसमें वो डेली चार्ट्स की मदद से ट्रेंड आइडेंटिफाई करें और आवरली चार्ट्स पे एंट्री करें अपने स्टॉक्स की। और एक सर्टेन इसमें क्या होता है कि अगर जैसे आपका एक हफ्ते में 30% बन गया, तो फिर आप और नहीं वेट करोगे कि इसको और चलने दो या इसका ऐसे लेट होने दो। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो थोड़े से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो ऐसे स्टॉक को एग्जिट करके नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, जिसमें फिर से एक आध हफ्ते में 30 to 40% चलने का दम हो। और ये ज़्यादातर मिड टू स्मॉल कैप कंपनीज में काम करने का तरीका होता है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया कि किस तरह के एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर स्टॉक्स को प्ले कर सकता है। तो हमने जो सेटअप फॉलो कर रहे हैं, हम पोजिशनल के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा एक्टिव स्क्रीन टाइम भी कम रहे और हमें ट्रेंड का मैक्सिमम हम फायदा उठा सकें। और इस स्ट्रेटजी को मैं एक एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। तो एग्जांपल मैंने अशोक लेलैंड का एक अच्छा रहेगा एग्जांपल इस चीज़ को समझने के लिए। तो दोस्तों पहले तो मैं इसको, ये जो हमने एंट्री के लिए जो ये शॉर्टकट बनाया था, इसको फॉर द टाइम बिंग इसको हाइड कर देता हूँ। और मैंने वॉल्यूम भी देखो हाइड करी हुई है। वॉल्यूम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो देखो, ये अशोक लेलैंड का वीकली चार्ट है। जब अशोक लेलैंड ने एक टाइम पर ये हाई बनाया था, तो उसके बाद उसने पुल बैक दिया, ये पुल बैक दिया। तो सबसे पहले हमें ना जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है, जो हम वीकली चार्ट पे कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। तो इसके लिए क्या है कि हमें स्टॉक उसी में एंट्री करनी है जिसका ट्रेंड बहुत अच्छा हो। ट्रेंड बहुत अच्छा होने का ये मतलब है दोस्तों कि वो डाउ थ्योरी के बेसिक्स को फॉलो करे। बेसिकली उसका स्ट्रक्चर हायर हाई और हायर लो बनाने वाला हो। तो उस आइडेंटिफिकेशन को करने का मैं पहले स्टेप बता रहा हूँ आपको, कि हमने वीकली चार्ट पे जिस टाइम ये हाई बनाया था, हमने एक लाइन मार्क कर ली। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक यहाँ से अराउंड 24% गिरा। 24% गिरने के बाद इसने फिर से एक जंप लगाई।
जब इसने जो अगली जंप लगाई, जो सिग्निफिकेंट पुल बैक के बाद जंप थी, तो इसका उस टाइम पर ये हाई बना। तो हमारे पास ट्रेंड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का एक अच्छा प्राइस पॉइंट आ गया, जो 118 रुपीज है। तो जब भी अशोक लेलैंड ने नीचे आने के बाद, अब हमें हमें इसमें बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे कि ये कितना नीचे गया कुछ गया, क्योंकि हमारे पास एक हाई हमें मिल चुका है। हाई आने वाले टाइम में हमें ये भी हाई मिला था, बट ये इन दोनों हाइस के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं है, ना प्राइस में ना टाइम में। तो हम ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करने के लिए इसी हाई को अपना बेस रखेंगे। तो जिस भी कैंडल में इसने इस वीकली चार्ट पे इसके ऊपर गया, पर वीक क्लोज होते होते इस प्राइस के जस्ट अराउंड क्लोज करा, तो अगले वीक इसने उसके ऊपर भी एक बार क्लोजिंग दे दी। तो जिस दिन इसने ये स्ट्रक्चर बनाया, तो स्ट्रक्चरली ये स्टॉक अब डाउ थ्योरी के हिसाब से एक अच्छे स्ट्रक्चर में आ चुका है, जो हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन अब बना सकता है। ये हायर हाई तो इसने बना दिया, हायर लो अभी नहीं बना, बिकॉज लास्ट क्लोज का यही है, ये वाली लाइन। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि जब इसने कुछ दिन की कंसोलिडेशन करने के बाद ये वाली कैंडल बना दी, तो एक हमें एक लो भी मिल गया, एक पार्ट टाइम एक शॉर्ट टर्म लो भी मिल गया हमें। तो इसने हमारे सारे क्राइटेरिया जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के थे, वो हमारे पूरे कर दिए। और जैसे मैं हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमने आइडेंटिफाई करी थी वीकली चार्ट्स पे। तो अब हमें एंट्री कहाँ करनी है, इसके डेली चार्ट पे। जो येलो वाली लाइन है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है, और जो ग्रीन लाइन है ये 50 डे की मूविंग एवरेज है। तो ये मूविंग एवरेज अभी 50 डे चार्ट पर लगी है। तो ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, ये अभी हमें ये बता रही हैं कि देखो हमने स्ट्रक्चर तो यहाँ इसके ब्रेकआउट होने पे आइडेंटिफाई कर लिया, बट अभी भी इस चार्ट में एक कमी थी कि हमें जिस भी टाइम फ्रेम पे, जो इस केस में वीकली चार्ट है, जब हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, हमें हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि जो शॉर्टर टाइम मूविंग एवरेज है, जो इस केस में ये 20 की मूविंग एवरेज है, ये अपनी स्लोअर मूविंग एवरेज जो 50 की मूविंग एवरेज है, इसको ऊपर को क्रॉस ओवर दे दे। तो बेसिकली इसने हमारे सारे बाइंग क्राइटेरिया को इस चार्ट ने फॉलो करा। तो जब हम डेली चार्ट पर जाते हैं और इस टाइम फ्रेम के बाद देखते हैं, तो हमें बाइंग पॉइंट्स भी मिल गए। डेली चार्ट में इसने जब भी अब ये जो ग्रीन और येलो लाइन है, जब मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया, तो ये मूविंग एवरेज अब डेली टाइम फ्रेम की है। तो हम बेसिकली जब हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने अपना मन बना लिया कि ये सिक्योरिटी बुलिश है, तो हमें इसको अब खरीदने की अप्रोच रखनी है। तो खरीदने की अप्रोच के लिए हमने क्या करा, हमने पोजिशनल ट्रेडिंग में डेली चार्ट टाइम फ्रेम पर आने के बाद, जब भी वो अपने 20 और 50 मूविंग एवरेज को टच करती है, उस टाइम पे हमें इस चार्ट को हमने बाय करने का प्लान करा। अब ये थोड़ा सा मैंने पिछली वीडियो में इसका एक हैक बताया था कि वीकली चार्ट से डेली में बार बार स्विच करते हैं, क्योंकि हमें एसएल जो रखना है, एसएल हमें ट्रेंड जिस टाइम फ्रेम में हमने इसको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करा है, उसका स्लोअर मूविंग एवरेज जो कि 50 का मूविंग एवरेज है वो रखना है। और 50 का मूविंग एवरेज भी हमें क्लोजिंग बेसिस पे एसएल लेना है। अगर बाय चांस कोई कैंडल, जैसे आप इस केस में देखो, ये यहाँ टच कर कर ऊपर आ गई, तो इस केस में ये एक एसएल नहीं हुआ हमारा स्टॉक। वैसे तो यहाँ पर बाइंग नहीं बनती थी, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन टाइम फ्रेम पे अगर इस तरह की भी कैंडल बनती है, तब भी हमारा हम एसएल नहीं हुए। एसएल हमारा एग्जैक्टली इस कैंडल पर हुआ है, जिस दिन ये वीक का क्लोजिंग आ गया इस 50 मूविंग डे एवरेज पे। पर ऐसा हो सकता है कि क्या पता कोई वीक ऐसा बने कि कैंडल जहां बने, और कोई कैंडल इंटर वीक ही ऐसे कोई इतनी बड़ी कैंडल बन जाए। तो इस केस में क्या होगा कि हम हमारा बहुत ज्यादा बड़ा लॉस भी ना हो जाए, हमारे एसएल को बहुत बड़ा ओवरजम भी ना हो जाए। हम यूज करते हैं एटीआर इंडिकेटर की, जो एवरेज ट्रू रेंज बताती है उस सिक्योरिटी का, उस टाइम फ्रेम पे। जैसे वीकली चार्ट पे इसका एटीआर देखो, अगर हम लेटेस्ट एटीआर देख रहे हैं तो 6.57 का एटीआर है। पर यही एटीआर डेली पे डिफरेंट होगा, ये 3.4 का है। बिकॉज वीकली चार्ट्स पे जो स्टॉक की वॉलेटिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, डेली चार्ट पे वॉलेटिलिटी डिफरेंट होती है, इसलिए एटीआर भी जो बड़ा टाइम फ्रेम है उस पर बड़ा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम क्लोजिंग बेसिस पे एटीआर ये एसएल लें, या हम बेसिकली जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे का एटीआर का डिस्टेंस अगर हम मार्क कर लें अपना, जैसे यहाँ पे 7 रुपीज के करीब है, अगर हम 7 रुपीज इस पॉइंट पे मार्क करते हैं, तो अगर हमें क्लोजिंग बेसिस पे एसएल लेना है, तो ये देखो, ये क्लोजिंग बेसिस पे एसएल इसका ये एटीआर होता। अब इसकी ब्यूटी देखो दोस्तों, कि चाहे इस टाइम फ्रेम पे हमारा एसएल ये लेवल था, आने वाले टाइम में चाहे इसने हमारा एसएल हिट कर दिया, पर जब हमें ये टेस्ट कर रहा था स्टॉक, उस टाइम पे बनाया जो एटीआर था, उसको
फ्यूचर में भी इसने रिस्पेक्ट करी। और अगर कोई इन्वेस्टर अपने ऐसे पुराने एसएल को लेकर एक बार होल्ड भी कर लेता है सिक्योरिटी को, तो उसका भी कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज उसने सिक्योरिटी को दोबारा रिबाउंड होकर अच्छा ट्रेंड बनाने का मौका दिया। तो दोस्तों, स्टॉक में एसएल कैसे रखना है, एंट्री कैसे रखनी है, ये मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया। और हमने जो हैक बनाया था, हमने क्या करा था कि दो और मूविंग एवरेजेस लगा दी थी चार्ट पे। तो एक मूविंग एवरेज है, अगर मैं आपको सेटिंग दिखाऊं, एक मूविंग एवरेज है हमारी 4 की और एक है 10 की। अगर ये वीकली चार्ट पे अगर हम 4 और 10 की मूविंग एवरेज लगाते हैं, तो इसका ये सिग्निफिकेंस है कि ये डेली चार्ट पे, बिकॉज एक वीक में अराउंड 5 वर्किंग डेज होते हैं, तो 5 कैंडल्स बनती हैं। तो वीकली डेली चार्ट की ये 5 टाइम्स ऑफ मूविंग एवरेज हो जाएगी। मतलब जो वीकली चार्ट पे 4 की मूविंग एवरेज है, वो डेली पे 20 की मूविंग एवरेज बन जाएगी, और जो वीकली चार्ट पे 10 की मूविंग एवरेज है, वो अप्रोक्सीमेटली डेली चार्ट पे 50 की मूविंग एवरेज बन जाएगी। तो हमने ये हैक इसलिए इस्तेमाल करा कि जब हमने ये ट्रेंड ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमें रिक्वायरमेंट थी 20 और 50 ऑफ डेली मूविंग एवरेज पे बाई करने की। तो इसने इस लाइन को हमें वीकली चार्ट पे ही दिख गया कि हमारी ये बाइंग बाइंग क्राइटेरिया भी यहाँ मीट हो गया था। अगर हम यहाँ बाइंग कर लेते, तो उस टाइम पे हमारा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे एसएल हमारा होता अराउंड 7.25-24% का। पर अगर हम उसमें एटीआर भी जोड़ दें, तो एटीआर जोड़ने के बाद अराउंड 10% का हमारा एसएल रहता है। तो ये मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में आपको दोबारा से स्ट्रेटजी एक्सप्लेन कर दी है। अब इसमें एक ये भी इशू आता है दोस्तों कि जैसे ये अच्छी कैंडल बनी, और अगर अब हम इसकी वॉल्यूम का भी मैं थोड़ा सा रोल आपको बता देता हूँ। जैसे ये कैंडल बनी, तो इसकी वॉल्यूम, ये अगर वॉल्यूम लगाकर आप अगर सेटिंग्स में इसके मूविंग एवरेज को टिक कर देते हो, तो ये क्या होता है कि ये पिछले 20 दिन की मूविंग एवरेज की एक लाइन व्यू हमें मिल जाती है। इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि जिस भी दिन जैसे ये कैंडल बनी, ये इस कैंडल की वॉल्यूम अपने एवरेज से सिग्निफिकेंटली हायर है। तो ये एक काफी अलर्ट कैंडल है कि इस कैंडल पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। और इस कैंडल का इसने लो भी एक बार ब्रेक करा, और विद इन वीक्स इसके हाई के ऊपर भी चलेगी, विद इन 2-3 वीक्स। तो हम बेसिकली इस वॉल्यूम पे, इस लेवल पे जिस भी इन्वेस्टर्स ने एंट्री करी है, वो एक इस पोजीशन को लेकर गए हैं, स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लेकर गए हैं। ये पता चलता है, वो भी सेम डे नहीं, थोड़ा 1-2 वीक्स के एनालिसिस के बाद। तो वॉल्यूम का हमें ये सिग्निफिकेंस रहता है। और अगर दोस्तों, अगर मैं आपको एक गोल्डन नगेट बताऊं कि जैसे हम अब हमने देखा है कि ये देखो, ये ब्रेकआउट आया और ये वॉल्यूम देखो कितनी अच्छी आई। तो ये बहुत ही जेन्युइन ब्रेकआउट है। और चाहे इस ब्रेकआउट के आने पे इसने अपनी पिछली जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस थी, ऑल टाइम हाई के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, बट ये वॉल्यूम ही अपने आप में कंफर्म करती है कि यहाँ पे अच्छे लोगों ने अच्छा खासा पैसा लगाया है, तो इसमें एंट्री करी जा सकती है। और करने के लिए अब देखो, इसमें ब्यूटी देखो, जो भी रेड कैंडल बन रही है उसकी वॉल्यूम देखो, ये अपने एवरेज से कम है। ग्रीन वॉल्यूम अपने एवरेज से कितनी ज्यादा है, और रेड वॉल्यूम अपने एवरेज से काफी कम है। तो ये अब ये सीरीज में ये 3 रेड कैंडल्स बनी हैं, जो सीरीज में ये 3 रेड कैंडल बनी है, और उनकी वॉल्यूम देखो अपने एवरेज से कितनी कम है। तो इस एडिशनल इंफॉर्मेशन का यूज करके हम अपने कॉन्फिडेंस को और आगे बढ़ा सकते हैं कि हमने जो भी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, और इस सिक्योरिटी में हम बिना डरे पोजीशन बना सकते हैं। बट रूल वही है कि हमें अपने एसएल को फॉलो करना है। हमें एंट्री वही लेनी है कि अपने पोर्टफोलियो का 0.5% एक एंट्री पे रिस्क लेना है, जो मैंने इस गूगल शीट में टाइम टू टाइम आपको बताया है। मैं आपको दोस्तों एक और बात भी बता दूं कि मैंने पहले तो डिस्क्रिप्शन में इस गूगल शीट का लिंक डाला था, बट समहाउ इट इज नॉट, ये पूरा एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो मैंने इसके कमेंट सेक्शन में भी इसका गूगल शीट का लिंक डाल दिया है। तो आपको बेसिकली इसमें, इस गूगल शीट में मैंने काफी सारे फॉर्मूलास लगाए हुए हैं, जो एक आम बंदे को वैसे वीडियो में देखते हुए शायद ना समझ आए। तो उसके लिए आप इसका इसका लिंक से आप इस इसको इस एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं, और इसको कॉपी करके अपने अकाउंट के साथ आप अपने अपने पोर्टफोलियो को भी मैप कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए आपको, और कुछ रिवीजन भी करा दी। तो जो हमने लास्ट टाइम अपनी जो पोर्टफोलियो बनाया था, जो कुछ इतने शेयर्स हमने ऐड करे थे, तो मैंने क्या करा कि हमने जो क्राइटेरिया बनाया था ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, जो हमने एक अपनी पिंक लिस्ट बनाई थी, जिसमें हमने ये स्क्रीनर का यूज करके इसका परफॉर्मेंस, हमने 3 मंथ्स परफॉर्मेंस को हाई टू लो मार्क करके हमने कुछ शेयर्स को शॉर्टलिस्ट करा था, जिसको हमने पिंक लिस्ट बनाई थी। तो पिंक लिस्ट में मैंने क्या करा कि मैंने खुद ही काफी शेयरों को एनालाइज करा और किस में एंट्री हो सकती थी, तो वो मैंने एंट्री कर ली है।
जो जितने भी ये सिंबल्स हैं जो बोल्ड या मार्क्ड हैं, ये बेसिकली ये मैंने कल की डेट में, अराउंड कल की डेट में, हाँ जी, 14 अक्टूबर की डेट में मैंने इन शेयर्स को एंटर कर लिया है। क्योंकि गूगल शीट में और यहाँ एक्सेल शीट में बार बार एंट्री करते वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने ये कुछ शेयरों को एंट्री कर ली है। तो हम इनमें मैंने क्यों एंट्री ली और क्या देखा और ये शेयर आए कैसे, ये आपको पता ही है कि हमने इस बेसिस पे ये लिस्ट, हमने जो पिंक शीट हमने तैयार करी थी अपने ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर की हेल्प से, वो हमने उन उन शेयरों में से ये शॉर्टलिस्टेड शेयर हैं। और कुछ एक या दो स्टॉक मैंने आईपीओ वाले भी पिक करे हैं, ताकि हम आईपीओ वाले स्टॉक्स की भी ट्रेडिंग कर सकें, अगर उसमें कोई मोमेंटम आता है वो भी कैप्चर कर सकें। तो शुरू करते हैं हम टीवीएस मोटर से। तो टीवीएस मोटर का अगर हम चार्ट खोलें, अभी ये वीकली टाइम फ्रेम है। अब वॉल्यूम आपको नीचे लगी दिखती रहेगी, बिकॉज वॉल्यूम का मैंने अभी आपको कितनी कितनी सिग्निफिकेंस है ये बता दिया है। तो अब देखो, टीवीएस मोटर का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। इनफैक्ट ये अपने जो इसने ब्रेक करा था, इससे अराउंड 20% ऊपर चल भी चुकी है। तो देर आए दुरुस्त आए, हमने फिर भी, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी आई थी। तो टीवीएस मोटर में मैंने एक एंट्री किया, मैंने दो ही एंट्री कर ली है, इसीलिए ये दो बार मार्क्ड है, ये दो दो बाइज मार्क्ड है। दो एंट्री करने का दोस्तों रीजन ये था कि मुझे लग रहा था कि ये स्टॉक भाग ना जाए, तो इसमें एक एंट्री पे अमाउंट बहुत कम इन्वेस्ट हो रहा था, इसलिए मैंने इसमें एक लार्ज कैप कंपनी है, इसमें दो, जो हमारा रिस्क बनता था अराउंड 15,000 का, दो एंट्रीज पे मैंने वो रिस्क लेकर इसकी एंट्री कर ली है। तो एक शेयर हमने टीवीएस मोटर करा है, जो हमने अराउंड 20 मूविंग एवरेज पे ही हमने पूरे 1% ऑफ पोर्टफोलियो का रिस्क लेके एंट्री कर ली, जिसका एसएल हमारा 2572 के करीब बनता है, जो कि इस गूगल शीट के अंदर भी मेंशन्ड है 2572। और ये फॉर्मूला है दोस्तों कि ये एलटीपी से, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, उससे हमारा एसएल कितनी दूर है। तो जब ये 1% या 0% हो जाएगा बेसिकली, तो उस स्टॉक में हमें एसएल लेना होगा, उससे एग्जिट करना होगा, अपने कैश को फ्री करना होगा, और उस कैश को फिर किसी नई सिक्योरिटी में जो ट्रेंड कर रही है उसमें एलोकेट करना होगा। ये दोस्तों हमने जो 15 लाख का पोर्टफोलियो सोचा था, मैंने क्या करा कि ये जितने पैसे हमने इन्वेस्ट कर दिए, तो ये अलग से यहाँ मेंशन कर दिए थे हमने। तो जो मैंने पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना दिया है, उसमें 11 लाख का मैंने कैश डिप्लॉय कर दिया है। तो हम 15 लाख में से जब वो 11 लाख रुपए माइनस करते हैं, तो हमारे पास अभी भी अराउंड 4 लाख का कैश पड़ा है। एक और बात मैं बता दूं, अगर मैं देखूं कि हमने यहाँ 15 सिक्योरिटीज में एंट्री कर ली है, तो किसी भी हाल में दोस्तों हम 15 से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स नहीं होने देंगे, चाहे अभी हमारे पास 4 लाख का कैश पड़ा है। इसका रीजन ये है कि अगर तो हमने सही चीज पकड़ी है, तो वो हमें, हमारी कंसंट्रेशन अच्छी हो गई। हमने देखो, किसी में 3% ऑफ 50 लैक्स, ये जो कैलकुलेशन है ये 50 लैक्स के ऊपर है, किसी में हमने 3% की एलोकेशन करी है, किसी में हमने 1.5% की एलोकेशन करी है, और 15 लाख के हिसाब से तो ये काफी बड़ी, जैसे ये 10% की एलोकेशन हो जाएगी। जो हमने यहाँ पे 3% का 1.5 लाख की एलोकेशन करी है, 15 लाख पे 10% का पोर्टफोलियो हो गया। तो अगर हम सिक्योरिटीज और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हमारी पर शेयर की एलोकेशन और कम हो जाएगी, तो उसमें आया गेन हमें कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। इसलिए हमें क्या करना है, मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करा है कि 15 स्टॉक्स ही पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। और जो ये कैश बच गया हमारा, तो ये हमें कुशन की तरह हमारा काम करेगा। अगर मार्केट जैसे, क्या होगा कि आने वाले टाइम में, कि जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग और होगी, ये मूविंग एवरेज और ऊपर जाएगा। तो मूविंग एवरेज और ऊपर जाएगा, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऊपर जाएगा। जब हमारा स्टॉप लॉस ऊपर जाएगा, तो हमारा जो टोटल रिस्क है वो कम हो जाएगा। रिस्क कम होने की वजह से जो इस टाइम पर हमें यहाँ पे जो मैक्स रिस्क दिख रहा है, जो किसी में 7500 है, किसी में 15,000 है, ये कम होकर किसी में 10,000 रह जाएगा, किसी में 12,000 रह जाएगा। तो जैसे हमने टीवीएस मोटर में 15,000 का इनिशियल रिस्क लिया था दो एंट्रीज पे, तो जब ये ट्रेलिंग होकर इसमें 12,000 का रिस्क रह जाएगा, तो जो 3,000 का समझो हम एडिशनल रिस्क ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है दोस्तों, कि हम 3,000 का एडिशनल रिस्क लेंगे, और हमने ये देखना है कि उस टाइम पर समझो अगर ये वाला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2800 तक को ट्रेल होकर ऊपर आ जाता है, तो हमारा करंट ट्रेडिंग प्राइस से 2800 का जो डिफरेंस रहेगा, ये 755 का रहेगा। और जैसे हमने सोचा था कि हमने 3,000 का एडिशनल रिस्क ले सकते हैं, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 755 करेंगे, तो ये जो क्वांटिटी आ गई 4 की,
हम 4 शेयर इस स्टॉक के और ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करते ही जो हमारा रिस्क 12,000 का यहाँ दिख रहा होगा वो फिर से 15,000 दिखेगा, पर हमारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो अगर टीवीएस जैसे ट्रेड करता है अराउंड 3,000 का, इसमें 4 स्टॉक्स और ऐड कर देंगे तो ये हम 14,000 पे और इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो टोटल हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, हमारा टोटल रिस्क भी हमारे फ्रेमवर्क के अंदर रहा। इस तरह हम अपनी पोजीशन को पिरामिड कर सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं पिरामिड करना, और इस तरह हमारा जो बचा हुआ कैश है ना ऐसे डिप्लॉय होगा। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट नगेट है आपके नोट करने के लिए। तो पहला शेयर हमने टीवीएस मोटर हमने ऐड कर लिया, इसका मैंने स्ट्रक्चर भी आपको समझा दिया, स्टॉप लॉस लेवल भी क्लियरली विजिबल है, और एंट्रीज भी इन प्राइसेस पे हो रखी है। तो नेक्स्ट शेयर है अनंत राठी। अब देखो दोस्तों, जब मैं एनालाइज कर रहा था डेली चार्ट पे और मैंने 14 तारीख को इसकी जो एंट्री ली, बेसिकली मैं 13 तारीख को ही इसको एनालाइज कर लिया था, 13 तारीख की शाम को मैंने एंट्री ले ली थी। तो उसके बाद ही अगले दिन देखो इसमें कितना बड़ा गैप अप हो गया, 7.78% का। तो दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है कि हमने जब अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल पे अच्छे ट्रेंड के हिसाब से आइडेंटिफाई करा हो ना, तो ये चीजें हमारे फेवर में काफी होती दिखेंगी। तो यही रीजन है कि हम अगर स्टॉक्स को ट्रेड करेंगे इस फिलॉसफी से क्यों ट्रेड करेंगे। तो हमने हमारी अगर हम देखें, मैं इस लाइन को जरा हाइड कर रहा हूँ, इससे हमारा चार्ट थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, बट आपको पता ही है कि अब वीकली चार्ट पे आप कैसे बिना डेली पे स्विच करे आप एंट्री कर सकते हैं। तो इसने स्ट्रक्चर ये इसके क्रॉस होते ही अच्छा बनाया था, और इसने अपनी मूविंग एवरेजेस को यहाँ आकर पहली बार टच करा है। तो ये फर्स्ट टाइम एंट्री मिल रही है स्टॉक्स में। तो इसलिए मैंने सोचा कि, और ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है तो इसके ग्रो होने के भी चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो इसका स्टॉप लॉस हमारा अराउंड 30% का था, तो 30% के हिसाब से हमने इसमें भी एंट्री कर ली है, जो जिसमें हमने 10,000 का रिस्क लिया है अपने पोर्टफोलियो पे, और और इसमें हमारी पूरे 1.5 लाख रुपए लग गया। इसमें बेसिकली हम ज़्यादा भी क्वांटिटी खरीद सकते थे, बट इसमें क्राइटेरिया वही था कि हमें एक एक सिक्योरिटी के अंदर अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। ये भी मनी मैनेजमेंट का एक और रूल है। तभी हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करा कि हमने यहाँ पे 15,000 का रिस्क दिखता आपको, पर ये तभी 15,000 का रिस्क नहीं दिख रहा है बिकॉज मैंने अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कम करा, 1.5 लाख के अंदर अपनी क्वांटिटी को लेकर आया। इसलिए हमारी इसमें एंट्री हो चुकी है अनंत राठी वेल्थ में। फिर एच बी एल इंजीनियरिंग, ये मेरे ख्याल मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। यूनो मिंडा, अब यूनो मिंडा को आप देखोगे डेली चार्ट में, देखो ये कैसे लाल कैंडल्स बनाता है, तो ये वीक लग रहा है कहने को, बट ये देखो हमने जब वीकली चार्ट पे इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करा था तो ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी थी अपने एवरेज से ऊपर, और ये जो कंसोलिडेशन थी ये एवरेज से कम की वॉल्यूम पे थी। तो मैंने तो मन बना लिया था कि इस सिक्योरिटी का ठीक है ट्रेंड। हालांकि ये रेड कैंडल एक अच्छी वॉल्यूम की बन चुकी है, बट चलो हम हमारा बायस अब लॉन्ग है इसमें, और इसने अपने जो डेली के मूविंग एवरेज हैं इनके नीचे ये ट्रेड हो रहा था, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इसको बाय करने की। और इसमें स्टॉप लॉस भी तभी इसीलिए हमें स्टॉप लॉस छोटा मिला बिकॉज हमने इसकी अच्छे पुल बैक पे बाइंग करी है। तो इसका अराउंड 18% का स्टॉप लॉस बन रहा था, तो मैंने यूनो मिंडा को फिर ऐड करा, हमारे 20% के करीब स्टॉप लॉस है, और 15,000 का रिस्क ले लिया। इसलिए पूरा रिस्क ले लिया बिकॉज ये अपनी दोनों मूविंग डेली की मूविंग एवरेज के नीचे था। तो इस तरह हमारे यूनो मिंडा की एंट्री हो गई। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है मैक्स हेल्थ। तो मैक्स हेल्थ में भी दोस्तों सेम ही सिचुएशन है। इसका देखो पुल बैक कितना सिग्निफिकेंट हो गया है अपने हाई से। तो ये जो कैंडल है ये बहुत हाई वॉल्यूम कैंडल बनी। इससे आपको आप कहोगे कि मेरा कंसेप्ट गलत हो गया कि मैं बता रहा था कि हाई वॉल्यूम पे सेलिंग नहीं आनी चाहिए, बट आप ये देखो जो इसमें हाई वॉल्यूम पे सेलिंग आई है उसके अगले वीक ही ये गैप अप हो गया। तो जब तक इसके लो के नीचे ना जाता, ये जो हाई वॉल्यूम वाली सेलिंग भी है ना ये कंफर्म नहीं होती, इसको कहते हैं फॉलो थ्रू मिलना। तो इस स्टॉक को फॉलो थ्रू कभी भी नहीं मिला, और जो ये लेवल था ये पिछले सपोर्ट के पास था, स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल ठीक था। इसने जब ये हाई क्रॉस करा इस कैंडल पे तो इसका स्ट्रक्चर ठीक था। इसने ये कंसोलिडेशन में वॉल्यूम भी ड्राई हुई, हम डेली चार्ट पे देखेंगे ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। जब इसने ये हाई क्रॉस करा तो ये जो कंसोलिडेशन हुई है आप नीचे देखो, ये वॉल्यूम अपने एवरेज से थोड़ा कम ही चल रही है, बट जब इसने इसका ब्रेकआउट आया था तो अच्छी वॉल्यूम से आया था। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारे फेवर में है, हालांकि ये वॉल्यूम जरूर आई है, बट यहाँ पे क्या है हमारा रिस्क भी कम है। हमने एक लो रिस्क जोन पे एंट्री करी है। मैं वीकली चार्ट में फिर से लेकर चलता हूँ, इसका रिस्क बहुत छोटा है, हार्डली 10% से भी कम, 7% का। और ये एटीआर अगर हम जोड़ते हैं 50 मूविंग एवरेज के अंदर 72 का, तो ये अराउंड 72 का एटीआर जहां बनता है
तो ये लाइन हल्की सी नीचे और हो सकती है, तो इसके करीब इसका एसएल बनता है। तो इसको हमने 1164 के लेवल पे हमने, क्योंकि दोनों मूविंग एवरेज इसके नीचे था, हमने फुल एंट्री कर ली मैक्स हेल्थ की, और हमारा जो रिस्क बनता था वो 15,000 के रिस्क पे हमारी क्वांटिटी 1.5 लाख को एक्सीड हो रही थी, इसलिए मैंने अपने आप को लिमिट करा, तो हमारा रिस्क भी थोड़ा लिमिट हो गया। तो ये था हमारा मैक्स हेल्थ केयर। तो नेक्स्ट स्टॉक इज दोस्तों आधार हाउसिंग फाइनेंस। तो देखो इसकी मैं थोड़ी सी बातें बताता हूँ इसके बारे में। तो ये पहली बात तो ये एक आईपीओ स्टॉक था रिसेंट, जो पिछले साल ही लिस्ट हुआ था। तो इसने अपने आईपीओ के हाई के ऊपर ट्रेड विद इन डेज विद इन वीक्स करना शुरू कर दिया। तो अगर हम आईपीओ की स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट लेते, तो उसके लिए हमें डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा। डेली चार्ट पे देखो आईपीओ का हाई ये बना था, इसके ऊपर जाते ही एक दिन पूरा सस्टेन कर गया, तो यहाँ हमारी कहीं एंट्री हो जाती है, और इसका जो लो था उस दिन का, ये हमारा स्टॉप लॉस रहता। ये आईपीओ स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट एंट्री है, अराउंड 14-15% का एसएल रहता। और अगर हमने वहां एंट्री करी होती, तो आज की डेट में हम इसमें अराउंड 50% का गेन ले चुके थे। इन हाउ मेनी डेज? इन अराउंड 1 ईयर। तो 1 ईयर में 50% का एक आईपीओ स्ट्रेटेजी से गेन आ चुका था। तो एक रीजन तो ये था कि ये आईपीओ के हिसाब से बुलिश चल रहा है। फिर अब हम आईपीओ में तो हमने खरीदा नहीं, तो हम आज की डेट में एनालाइज कर रहे हैं। तो आज की डेट में भी इसका स्ट्रक्चर जो है, जो लास्ट हाई था, इसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी। मैं अगर आईपीओ वाली वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होती है, इसको अगर हम चार्ट से हाइड करेंगे ना, तब हमें दूसरी वॉल्यूम्स अच्छे से दिखेंगे। इसको हाइड करते ही जो इसने ये हाई बनाया, देखो ये अपनी एवरेज से अच्छा बनाया। हालांकि दो जो कैंडल्स रेड कलर की बनी है, अगर आप उसका लो मार्क कर लो दोस्तों, तो उस लो के नीचे हार्डली इसने ट्रेड नहीं करा। तो ये जो हाई वॉल्यूम कैंडल है, ये आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी सेलर ने वॉल्यूम बनाई है। ये किसी बायर की भी वॉल्यूम हो सकती है। तो इसी, और उसके बाद देखो वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई अप हो गया वीकली चार्ट पे भी, और ग्रीन वॉल्यूम अच्छी भी बनी है, एवरेज से अच्छी। तो ये कुछ रीजन थे कि मैंने इसको ऐड करना ठीक समझा, और इसका स्टॉप लॉस वही अपना 50 मूविंग एवरेज प्लस इसके हिसाब से लगाया। और इसकी जो एंट्री है, इसकी भी दोनों एंट्री हमें मिल रही थी, बिकॉज ये अपने दोनों डेली चार्ट के दोनों मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा था। वो ट्रेड करने का रीजन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल काफी देर से साइडवेज है। तो साइडवेज जब होता है, तो मूविंग एवरेज अपने आप ऊपर जाके अपने प्राइस को टच करेंगी। अगर इसमें मोमेंटम रहता, तो मूविंग एवरेज अब थोड़ा नीचे रहती है, बट इसको साइडवेज होने की वजह से मूविंग एवरेज ही इसके पास चलेगी। तो हमें इसकी एंट्री दोनों मिल गई थी। तो इसमें दार हाउसिंग में मैंने अपना 15,000 का रिस्क लेते हुए जो 85,000 की इन्वेस्टमेंट बनती थी वो कर दी। तो अगला हम डिस्कस करते हैं एक्मे सोलार। तो ये भी एक आईपीओ स्टॉक है दोस्तों। इसको ऐड करने का सिंपल एक ही रीजन है कि इसने अपने आईपीओ हाई को एक बार रिजेक्ट करके नीचे आ चुका था। हालांकि उस टाइम पे अगर हम इसको एनालाइज कर रहे, तो हम उस टाइम भी हम खरीद लेते, शायद इन कैंडलों पे हम खरीद लेते, फिर हम एसएल देते। बट उस टाइम तो चलो हमने नहीं देखा। तो पर आज की डेट में इसने इतना डिप दे के अपने आईपीओ के हाई का डिप दिया 37% का, उसके बाद ये अच्छी वॉल्यूम से इसको ब्रेकआउट भी करा, और आज की डेट में हमें उसी प्राइस पे मिल रहा है जो ब्रेकआउट का प्राइस था। ये कुछ रीजन थे कि मैंने इसको भी, आईपीओ स्टॉक्स को भी खरीदना सही समझा। और इसका एसएल देखो, हम वीकली चार्ट पे हमारी अभी 50 मूविंग एवरेज तो बनी भी नहीं है। तो इसका एसएल रखने का क्या तरीका है दोस्तों? इसका एसएल मैंने बेसिकली डेली चार्ट पे रखा है। तो ये एक डबल बॉटम बनाया था इसने रिसेंटली। तो जनरली एक ट्रेडर क्या करता है कि डबल बॉटम के नीचे एसएल रखना पसंद करता है। बट मैं, मेरा क्या तरीका रहता है कि मैं सिर्फ नीचे एसएल नहीं रखता, मैं एटीआर का स्पेस भी देता हूँ एक स्टॉक को। तो जैसे इसका एटीआर देख रहे हो 12 का है, तो अगर हम 12 पॉइंट्स नीचे जाते हैं, तो अराउंड यहाँ बनता है इसका असली स्टॉप लॉस। तो इसका स्टॉप लॉस अराउंड हम यहाँ इस पॉइंट के करीब रख सकते हैं। तो जब हमने ये स्टॉप लॉस रखा, तो जो हमारी क्वांटिटी बनती थी, और क्वांटिटी भी ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था डेली के, तो मैंने कहा क्वांटिटी इसमें पूरी ले लेते हैं। तो मैंने एक में सोलार की 11,000 का स्टॉप लॉस लेते हुए मैंने 1 लाख की एंट्री कर ली। इसमें 1.5 लाख भी लग सकता था, इसमें और स्कोप था, बट मैंने कहा कि चलो आईपीओ स्टॉक है, इसमें एलोकेशन 1 लाख की बहुत है, जो कि पोर्टफोलियो का अराउंड 8% है। तो इस तरह हमने एक और एंट्री ले ली। और अगर आने वाले टाइम में अगर ये पुल बैक देता है, और हमारे पास ये कैश पड़ा है, हमारे पास जो 3,91,000 का, और आने वाले टाइम में ये पुल बैक देने के बाद एक अच्छी वॉल्यूम से ग्रीन कैंडल को डेली चार्ट पे बनाएगा, जैसे ये भी एक पैटर्न है, ये अपने आप में ये नीचे गया, ये इनसाइड कैंडल बनी। ये देखो, ये एक बहुत बेरिश कैंडल थी, ये वाली कैंडल, हालांकि उसकी वॉल्यूम ज्यादा नहीं थी। उसके अगले दिन ये एक इनसाइड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, और उसके बाद इस स्टॉक ने उसके ऊपर भी ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो ये सारे रीजन ऐड होकर दोस्तों हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि इसमें अभी मोमेंटम आ सकता है, इसलिए हमने एक्मे सोलार को ऐड करा। तो
लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक। दिस इज इंडिगो। तो इंडिगो भी अगर देखोगे, देखो एक लार्ज कैप कंपनी अगर आपको मिल जाए जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट हो, तो इसका स्ट्रक्चर ये ब्रेकआउट पे परफेक्ट हो गया था, कभी भी अपने स्टॉप लॉस लेवल पे आया नहीं था। इसका हार्डली पुल बैक ही वीकली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज पे आया। तो ये सारी कंडीशंस को देखते हुए, और इसमें अगर आप देखोगे जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स हैं, इसका फॉलो थ्रू कभी नहीं आया। ये वाली रेड कैंडल का भी कोई अच्छे से कोई फॉलो थ्रू नहीं आया, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल भी बन गई वीकली चार्ट पे। अगर डेली पे देखते हैं हम, तो ये मैसिव गैप डाउन हुआ था इस दिन। बेसिकली प्रमोटर्स ने अपने को शेयर बेचे थे। देखो प्रमोटर ने शेयर बेचे हैं ठीक है, पर उसकी जो फॉलो थ्रू थी, आने वाले टाइम में वॉल्यूम ड्राई अप हुई और एक अच्छी ग्रीन कैंडल भी बन गई। और ये अपने वीकली चार्ट में ट्रेंडिंग है, अपने हार्डली 20 मूविंग एवरेज पे पुल बैक दे रहा है। तो ये मैंने, रीजन सफिशिएंट थे मेरे हिसाब से इसको बाय करने के। तो मैंने इसको इस लेवल पे इंडिगो को 57 59 के लेवल पे बाय करना ठीक समझा। तो हम इसे मार्क कर देते हैं। ये मैंने 14 अक्टूबर को आइडेंटिफाई करा था 57 59। तो हमने इस लेवल पे हमारी दोनों एंट्रीज ले ली थी। तो अगर हम वीकली चार्ट पे जाते हैं, वही मूविंग एवरेज प्लस एटीआर का स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो हमारा जो रिस्क बनता था इसमें, मैंने दोनों क्वांटिटी, हमने दोनों एंट्रीज की क्वांटिटी उठा ली। एक रीजन ये भी था कि मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी ये हमारे सारे पैसे डिप्लॉय हों, इसलिए मैंने जहां ट्रेड दोनों एंट्रीज के मिल रहे थे उनको प्रेफर करा। नहीं तो जो हमारी जो ये पिंक लिस्ट थी, ये वाली पिंक लिस्ट थी, इसमें एक एक एंट्री आने वाले स्टॉक्स भी दिख रहे थे, जैसे आई थिंक टांडला था, हाँ जी। टांडला को देखो एक एंट्री आ चुकी है इसमें, वीकली चार्ट पे इसने एक 20 अपने डेली के 20 मूविंग एवरेज पे पुल बैक दे दी है। तो इसकी एक एंट्री बन रही थी, इसका भी मन था कि आईटी सेक्टर का स्टॉक है, पीटा हुआ स्टॉक है, और अब ये इसका स्ट्रक्चर ठीक हो चुका है, और एक एंट्री इसकी हो सकती है। और असली एंट्री इसके मजा आएगा इसमें 765 के लेवल के ऊपर जाने के बाद। तो एक एक एंट्री वाले स्टॉक मैंने इसलिए इस पोर्टफोलियो में अवॉइड करे, ताकि हमारा कैश भी सारा डिप्लॉय हो, और जैसे हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी भी पूरे पैसे पे ओपन हो जाए। तो इस तरह इंडिगो की एंट्री करी हमने। और फिर अगला स्टॉक है मेदांता। अगर मेदांता में देखो, मेदांता भी एक जैसे मैक्स हॉस्पिटल है, और हमारा अपोलो हॉस्पिटल है, ऐसे ही हॉस्पिटल चेंज की कंपनी है, और इसका भी स्ट्रक्चर ठीक है। इसने अपना जो लास्ट एक हाई था उसके ऊपर तो सिग्निफिकेंट जा ही गया, पर वीकली चार्ट में जो एक ये हाई था इसके ऊपर भी एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ग्रीन कैंडल्स बनाती। इसका भी पुल बैक देखो, रेड कैंडल्स का वॉल्यूम कितनी कम है। डेली चार्ट पे ये और अच्छे से दिखेगा कि ग्रीन कैंडल्स देखो एक एक दिन में अच्छी वॉल्यूम आई है। पक्का किसी एफआईआई या डीआईए लेवल के इंस्टीट्यूशन ने इसको बाय करा है। तो ये एक अच्छा टाइम होता है किसी भी स्टॉक को ऐड करने का। और इसकी जो पुल बैक थी ये 2050 मूविंग एवरेज तक आ चुकी थी, तो ये इसके दोनों एंट्रीज हमें मिल गई। उसके हिसाब से इसका स्टॉप लॉस जो 50 मूविंग एवरेज प्लस एटीआर का स्टॉप लॉस है वो हमने लगा लिया। और देखो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसको टच होने की वेट करो। अगर वीकली क्लोजिंग कुछ इस तरह की आ जाती है और आपको कोई और स्टॉक मिल जाता है अच्छा, कि उसका मोमेंटम ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो आप उसमें स्टॉप लॉस ले भी सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने चर्निंग अवॉइड करनी है फॉर द टाइमिंग, तो आप ये भी वेट कर सकते हो कि एक आध वीक की और ट्रेडिंग देख लें कि अगर स्टॉक रिकवरी तो नहीं शुरू करता। बिकॉज ये जो पुल बैक होते हैं जो वीकली चार्ट पे, जो ये 20 और 50 मूविंग एवरेज के पुल बैक हैं, तो अगर वो फंडामेंटली स्टॉक ठीक है, तो विद इन वीक्स ना, विद इन डेज वहां पे इन्वेस्टर आ जाना चाहिए पैसा लेकर, तो वो स्टॉक फिर से चल पड़ते हैं अगर उनको चलना हो। पर अगर उनको ना चलना हो तो वो वहां से गिरना शुरू करते हैं। अगर आपने वहां पे एग्जिट कर लिया, तो आप आने वाले टाइम में देखोगे कि वो कैसे बुरी तरह गिरते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडसइंड बैंक को अगर हम देखें। इंडसइंड बैंक को अगर हम देखें, तो जब इसने यहाँ पे ये पुल बैक्स दे रहा था, तो यहाँ पे अगर अच्छा लेवल होता है, यहाँ डबल बॉटम भी बना सकता था स्टॉक, अगर ये फंडामेंटली ठीक होता। पर इसने बिल्कुल ऑपोजिट करा कि वीकली चार्ट पे इसको ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक दिया, जो पुल बैक पिछले हाई के ऊपर नहीं था, फिर ये नीचे गिरा, पिछले लो के नीचे भी गया, फिर इसने दोबारा जो रेज लिया, ये एग्जैक्टली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके ये गिरा। तो मैं खुद इसका चार्ट रोज देखता था, इन्वेस्टेड था, और मैंने ये पूरा जो फॉल है ना, मैंने अपने पोर्टफोलियो में झेला है ऐसे स्टॉक्स को। इसीलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है कि चाहे आपको रिलायंस दिखे, चाहे आपको एचडीएफसी बैंक दिखे, जब वो इस तरह का प्राइस पैटर्न एग्जिबिट करे ना, कि अपनी ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन टाइम फ्रेम के नीचे 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए, और मल्टीपल स्पोर्ट्स को ब्रेक करना शुरू कर दे, आप ये मत सोचो कि ये इतना गिर गया। जैसे ये कैंडल अपने आप में 22% की थी, कोई कहे कि ये अपने टॉप से इतना गिर गया,
अपने टॉप से 40% गिर गया, ये ब्लू चिप कंपनी है, इसमें तो और पैसा लगा दो। पैसा लगाएंगे जरूर लगाएंगे, पर इसको थोड़ा सा खुद को प्रूफ करने दो। तो इसने तो गिरने का नाम देखो रुका ही नहीं, ये इतना बुरी तरह गिरा, उसके बाद भी 40% गिरा। पैसा जीरो हो सकता है दोस्तों, इसलिए हमें अपने पैसे की कदर करने के लिए हमें टाइम टू टाइम स्टॉप लॉस भी लेने हैं। स्टॉप लॉस हम अपना नुकसान बुक करना नहीं कहते, स्टॉप लॉस को हम ये कहते हैं कि हमारा बड़ा नुकसान हो उससे बचने के लिए, और हमारा पैसा सही सिक्योरिटी में पड़ा रहे, इसलिए लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वेदांता की हमने एंट्री करी, और वेदांता की एंट्री में हमने पूरा रिस्क ले लिया, बिकॉज दोनों एंट्रीज हमें मिल रही थी। और ये स्टॉप लॉस भी इसका ठीक है, एक स्विंग लो के पास ही हमारा स्टॉप लॉस है, तो अगर इसने चलना होगा यहाँ से चल जाएगा। तो ये वेदांता हो गया। और अशोक लेलैंड तो मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा ही कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और उसका अगर देखा जाए ना, इसकी मैंने एक ही एंट्री लिया है अशोक लेलैंड की, तभी ये येलो में मार्क्ड है। इसमें हमारा 40,000 के करीब लगा है और 7,000 का ही हमने ओपन करा है। मुझे था कि इसमें पुल बैक और अच्छा आ सकता है, इसलिए मैंने अभी इसमें दूसरी एंट्री करने से रुका हूँ। हालांकि ये इस लेवल पे आएगा, मैं फिर से इसमें हमारी बची हुई एंट्री भी करे होगी, तो वो लेके इसका येलो कलर भी हटा देंगे, और हमारा ये बचा हुआ कैश भी थोड़ा डिप्लॉय हो जाएगा। तो आज की डेट में हमारा पूरा 50 लैक्स का पोर्टफोलियो बन चुका है, जिसमें हमारा 11 लैक्स के करीब इक्विटी में लग चुका है। और हमारा अगर इक्विटी का हम परफॉर्मेंस देखें तो विद इन हम अभी पोर्टफोलियो बनाए को हार्डली दिन कितने हुए हैं, एक 7 अक्टूबर को हमने बनाया था कुछ स्टॉक्स, और एक कल मैंने बाय करें 14 अक्टूबर को। तो ये दोनों एंट्री से मिला के हम 2 दिनों में ही हम 1-2% अप भी हैं। ये पावर होती है दोस्तों अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की। अभी इनके ये एलटीवी हैं, अगर मैं इनको भी अपडेट कर दूं, सॉरी कंसोल नहीं खोलना था दोस्तों, कॉइन में हम एक बार प्राइस देख लेते हैं हमारे वॉच लिस्ट में। बंधन का है 50.7, 50.7, तो ये ठीक है, बिल्कुल सेम ही चल रहा है इसका एनएवी भी। और इसका है आईसीसी का 39.31, 39.36 सेम ही चल रहा है, तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है। और इसका 93.2, 93 पॉइंट, देखो ये 95.92 पॉइंट, इसको 93 कर देते हैं, तो ये करते ही तो अब हमारी एक्चुअल अकाउंट वैल्यू आ चुकी है, जो हार्डली कुछ थोड़े से लॉस में चल रही है। तो उसके हिसाब से हमारा भी CAGR -4% का है। तो ये रियल टाइम बेसिस पे हमारा ये CAGR भी कैलकुलेट होता रहेगा। हमें एलोकेशन भी पता चल गई, हमारा 35% के करीब पैसा म्यूचुअल फंड में लगा है, 32% डेट में लगा है। अब आप डेट की ब्यूटी देखो, ये वाला कैश ये 4-5 हज़ार बन चुका है। ये हमें एक तो ऑप्शन सेलिंग करने में हेल्प करेगा, और ये अपनी चाल से 6% जो साल का देगा उसके हिसाब से ये चल पड़ा है। और हमारे यहाँ पे कैश भी है, कल को हमें इन चीज़ों का एवरेज करना हो। तो हमने इतने सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके, जो मैंने पिछले 3 साल में सीखा कि मार्केट को एक प्रोफेशनल वे में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कंपाइल करके एक इस गूगल शीट में भी डाल रखी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और हमने अपना पोर्टफोलियो भी पूरा तैयार कर लिया है। तो ये हमारा जो 15 लाख का पोर्टफोलियो है, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों कि जब हमारा ये पूरा अगर कैश डिप्लॉय हो गया, या कुछ 2 या 3 स्टॉक्स के हमारे एसएल आ गए, उस टाइम मैं पोर्टफोलियो रिव्यू की वीडियो बनाते हुए इन चीज़ों को अपडेट करूंगा। और टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे, अगली वीडियो से हम अब ऑप्शंस के थोड़े बेसिक समझेंगे, ऑप्शंस और फ्यूचर्स क्या होता है मैं थोड़ा समझाऊंगा। फिर ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजी हमारे पास जो 35 लाख रुपया है, जो ये सारे अमाउंट को हम यूज़ करके ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, जो हमारे पास 35 लाख रुपए के करीब पैसा है, वो उसको कैसे हम डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रेटजीज में डिप्लॉय करेंगे। अब जो हम ऑप्शंस की भी हम पोजीशंस करेंगे, वो ऐसा नहीं है कि हमें इंट्राडे हमें बहुत सारे ट्रेड लेने हैं, ऐसी हम मैं ना खुद प्रेफर करता हूँ ना ये पॉसिबल है करना। तो वो ऑप्शंस की भी जो हम स्ट्रेटजीज करेंगे वो पोजिशनल करेंगे, जो हमें 2 से 3 दिन में एक बार हमें उसकी एडजस्टमेंट जो उसमें कुछ करने की जरूरत पड़े, और हम सारी स्ट्रेटजीज विद हेज करेंगे, हमें अनलिमिटेड लॉस बिल्कुल नहीं होगा। एक और चीज दोस्तों कि अगर हम ओपन पोजीशन देखें तो अब अगर हम ये सारा अमाउंट जोड़ दें तो 1,72,000 का हमारा ओपन रिस्क है। इसका मतलब ये है कि अगर आज की डेट में हमारे सारे स्टॉक्स एसएल हिट कर देते हैं, तो आज की डेट में अगर हमारे सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो 2 लाख के करीब हमारा डाउन होगा, जो हमारा पूरे 15 लाख के पोर्टफोलियो का हार्डली 10% है। तो आप ये सोचो, अगर ये सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो काफी मार्केट में काफी मतलब
एक पेंडेमिक जैसी सिचुएशन होगी, तभी हमारे सारे स्टॉप लॉस हिट होंगे। बट एक्चुअल में क्या होगा कि मार्केट स्मूथ एंड स्टेडी चलती रहेगी। हमारे जो स्टॉक्स या इनमें से नहीं चलने होंगे, हमारे एसएल हिट होंगे। अगर मैं 30% भी मान लेता हूँ कि 15 में से 30% हमारे एसएल ही स्टॉक चलेंगे, 70% हमारे नहीं चलेंगे। तो 15 का अगर हम 30% निकालें, तो अराउंड 4 स्टॉक्स चलेंगे हमारे दोस्तों। तो हमारे पास 11 स्टॉक्स रह जाएंगे जिसमें हमारा एसएल हिट होगा। तो जो 4 स्टॉक्स चलेंगे, तो जो हमारे 4 स्टॉक चलेंगे, तो उसमें तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमें अराउंड 40-50% के करीब हमें प्रॉफिट होगा। और जो हमारे बचे हुए 11 स्टॉक से एसएल हिट होगा 10 से 15% का, तो उसमें हम निकल कर फिर हम 11 में से नई एंट्रीज लेंगे। उसकी भी प्रोबेबिलिटी 30% रहेगी। तो अगर हम इसको फिर से 30% निकालते हैं इसका, तो हमारे 3 स्टॉक फिर और चलेंगे, और बाकी बचे हुए 8 स्टॉक नहीं चलेंगे। तो जो 8 स्टॉक नहीं चलेंगे उनमें फिर से री एंट्री करेंगे। वो बचे हुए 3 स्टॉक जो हैं जो चलेंगे, वो फिर से 30-40% का रिटर्न देने का पोटेंशियल रखेंगे। और 10-15-20% का ऐसे लेके हम बाकियों में से निकलेंगे। तो इस तरह हम चर्निंग करते हुए हमारे लीडर्स का पोर्टफोलियो हमेशा बनता रहेगा। और जब आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करोगे, तो आप ये देखोगे कि जो चलने वाले सेक्टर है ना, वो वाला स्टॉक हमारा ऑलरेडी ही पोर्टफोलियो में है। चाहे हमने कोई टॉप डाउन अप्रोच नहीं करी, हमने कुछ नहीं करा। जो ये है ना, ट्रेडिंग व्यू का ये जो स्क्रीनर है, जो ये हमें 1 मंथ 1 वीक 6 मंथ का हाई लो बताता है, ये अपने आप ही हमें लीडर्स में प्लेस करा देगा। तो दोस्तों, तो हम अगली वीडियो ऑप्शंस की में मिलेंगे आपको। और तब तक हम देखते हैं हमारा पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म करता है। और थैंक यू दोस्तों।